बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा दूसरा लेक्चर है। टॉपिक है आज हमारा फिजिक्स एंड साइंस। उसके साथ साथ हम ये टॉपिक भी कवर करेंगे, फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी। पहला टॉपिक का मतलब ये है कि फिजिक्स और साइंस का एक दूसरे के साथ क्या लिंक है, और साइंस की जितनी भी डिसिप्लिन है उसके साथ जो है फिजिक्स का क्या लिंक हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फिजिक्स एंड साइंस की तरफ। फिजिक्स अगर आप देखें तो फिजिक्स को हम कहते हैं कि फिजिक्स इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी फील्ड, या फिजिक्स इज द रूट ऑफ एवरी फील्ड ऑफ साइंस। आप नजर दौड़ाए तो आपको हर जगह पर फिजिक्स की एप्लीकेशन जो है हर फील्ड में नजर आएंगी। इट कंट्रीब्यूट टू मेनी डिसिप्लिन ऑफ साइंस सच दैट केमिस्ट्री में हम ज्यादातर बहस जो है वो किस चीज की करते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन के बारे में करते हैं। मतलब कि एटम क्या चीज है, वो किस तरह उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज, मॉलिक्यूल्स की फिर अगर बात करें, फिर इनकी इंटरेक्शन की बात करें, तो केमिस्ट्री में ज्यादातर जो है हम इन हवालों के मतलब बात करते हैं, एटम और मॉलिक्यूल। तो ये सारी चीजें आपको फिजिक्स में भी नजर आएंगी। सच दैट हमने ब्रांचेस में भी पढ़ा था एटॉमिक फिजिक्स, ठीक है, उसमें ये होगा। इसके साथ साथ मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो उसके लिए भी फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फिजिक्स। तो मतलब ये है कि यहाँ पर जो है फिजिक्स में भी जो है काफी एटम को जो है उन्होंने जो है डिस्क्राइब किया है, एटम का स्ट्रक्चर, उसके जो जितनी भी पार्टिकल है, जिस तरह हमने एटॉमिक फिजिक्स में बात की थी कि वहां पर एटम जो है किससे बना है, उसकी एलिमेंट्री पार्टिकल, फिर वो जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो किस चीज से बने हैं, क्वार्क्स वगैरह से, ठीक है। इस तरह और जो बोसॉन वगैरह पार्टिकल है, तो मतलब एटम को काफी अच्छी तरह जो है फिजिक्स में उन्होंने डिफाइन किया है, और वहां पर जितनी भी फिनोमेना होगी तो वो फिजिक्स में भी उसी की सारी बातें मौजूद हैं। इस तरह मॉलिक्यूल की तरफ अगर आ जाए तो मॉलिक्यूलर फिजिक्स में वो सारी बातें हैं। मतलब मॉलिक्यूल में अगर हम कहें बॉन्डिंग वगैरह की, तो वो बॉन्डिंग आपको मॉलिक्यूलर फिजिक्स में भी जो है नजर आएगी। फिर अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में हमारा ज्यादातर फोकस होता है लाइफ और ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब लाइफ और ऑर्गेनिज्म की तरफ अगर आप देखें तो मतलब यहाँ पर ह्यूमन वगैरह, प्लांट्स वगैरह, इस तरह और जो ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो फिजिक्स का यहाँ पर किस तरह लिंक है, जिस तरह मैं आपको बताऊं कि बैट्स जो है वो हमें फिजिक्स में पता चला कि वो अल्ट्रासोनिक वेव्स पर जो है मतलब अपना रास्ता और अपने लिए खुराक वगैरह ढूंढते हैं। इस तरह अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें, फिजिक्स का एक टॉपिक है, तो वहां पर भी ये बात जिक्र है कि एनर्जी को हम जो है न क्रिएट कर सकते हैं न उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कन्वर्ट या ट्रांसफॉर्म करवा सकते हैं। जिस तरह सनलाइट आती है पौधों पर जो है वो मतलब पड़ती है, तो पौधे क्या करते हैं, उसी एनर्जी को गेन करते हैं और फिर उसी एनर्जी की मदद से वो अपना खुराक जो है बनाती है, और फिर उसी खुराक को जो है हम या और जानदार खाते हैं। तो वो असल में ये एनर्जी का एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर अगर बेड्स की बात होती है, बेड्स के मुतालिक, ठीक है, इस तरह अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो वो भी जो है फिजिक्स का एक टॉपिक है, यहाँ पर भी उसका जो है काफी कंट्रीब्यूशन है। इस तरह और भी जो है अगर आप रिस्पायरेशन को सीखना चाहते हैं, इस तरह कि रिस्पायरेशन किसी बंदे में, किसी इंसान में किस तरह होती है, सर्कुलेशन जो ब्लड का होता है वो किस तरह होता है, तो वो भी आप फिजिक्स की एप्लीकेशन मतलब उन्हीं इंस्ट्रूमेंट से जो फिजिक्स ने बनाए हैं तो उसी की मदद से आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह और भी जो है बायोलॉजी के साथ लिंक, एक एग्जांपल ये भी लगाएंगे हम कि बायोलॉजी के साथ लिंक क्या है। जिस तरह हम ये जो बातें करते हैं, हमें पता है कि ये यहाँ पर जो है वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वो वाइब्रेशन करती है, वाइब्रेशन टॉपिक आ गया। जब वो वाइब्रेशन होती है तो मतलब हम अपनी एनर्जी जो है अपनी सराउंडिंग को देते हैं, और यही सराउंडिंग क्या करता है, इसमें मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं और आवाज जो है आगे, मतलब एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। इस तरह साउंड मैं यहाँ पर लिखूंगा साउंड, ठीक है, वॉइस वगैरह, ठीक है। तो वो भी बायोलॉजी की मतलब उसी के अकॉर्डिंग भी जो है आप साउंड वगैरह या इंसान के जो जितनी भी पार्ट्स है वो पढ़ते हैं, और फिजिक्स में भी वही चीजें जो है डिस्क्राइब हो गई है।
इस तरह तीसरा जो है जियोलॉजी है। तो अगर आप जियोलॉजी के बारे में पढ़े तो जियोलॉजी मीन अर्थ, और अर्थ की स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज यहाँ पर हम पढ़ते हैं। फिजिक्स का इस तरह इसके साथ किस तरह लिंक है या किस तरह रिश्ता है, तो फिजिक्स में हम ये एक टॉपिक पढ़ते हैं रेडियोएक्टिविटी में। रेडियोएक्टिविटी में या मतलब एटॉमिक फिजिक्स में हम ये एक टॉपिक करते हैं कि कार्बन डेटिंग, ठीक है। तो कार्बन डेटिंग से हम क्या करते हैं, पुरानी जितनी भी आसार वगैरह है या जितनी भी मतलब कि कोई पुराना चीज है तो उसकी डेटिंग करवाते हैं, उसमें कार्बन वगैरह जो है ढूंढते हैं कि कितना अमाउंट उसका है। तो यहाँ पर कार्बन डेटिंग फिजिक्स का जो है एक टॉपिक हुआ, ठीक है। इस तरह और जो है हम अर्थक्वेक एनालिसिस करते हैं, ठीक है, फिजिक्स में अर्थक्वेक एनालिसिस करते हैं, तो वो भी जियोलॉजी में एक टॉपिक है और फिजिक्स में भी जो है काफी अच्छी तरह एक्सप्लेन हुआ है। इस तरह फिजिक्स में हम ये भी जो है एक्सप्लेन करते हैं कि अर्थ में, जमीन में जो है हीट किस तरह ट्रांसफर होती है। तो मतलब जियोलॉजी और फिजिक्स का भी काफी अच्छा और सही लिंक है, ठीक है। 4 नंबर जो है वो एस्ट्रोनॉमी है। एस्ट्रोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज पढ़ते हैं, वो बॉडी जो स्पेस वगैरह में है, मतलब स्टार गैलेक्सीज, वो चीजें हम पढ़ते हैं, उनकी स्ट्रक्चर और वहां पर जितनी फेनोमेना मतलब मैटर एनर्जी का इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ पर मैटर एनर्जी दोबारा आ गया, सेलेस्टियल बॉडी। और ये वाला ब्रांच हमने पढ़ा था कॉस्मोलॉजी में और एस्ट्रोफिजिक्स में, तो वहां पर जितनी भी बातें हैं वो एस्ट्रोनॉमी में कवर हो जाती हैं। तो मतलब यहाँ पर भी अगर आप कॉस्मोलॉजी की बात करें तो कॉस्मोलॉजी फिजिक्स का एक ब्रांच है। इस तरह एस्ट्रोफिजिक्स है, ठीक है, एस्ट्रोफिजिक्स है, तो उसमें हम काफी अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं यूनिवर्स को कि वहां पर स्पेस में क्या होता है और ये जो हमारे यूनिवर्स हैं ये किस तरह इसका ओरिजिन, इसमें इवोल्यूशन, इसमें एक्सपेंशन वगैरह, और बाद में जो ये दोबारा जो है मतलब खत्म होगा वो किस तरह होगा। इस और सेलेस्टियल बॉडीज की जितनी भी स्ट्रक्चर है वहां पर मैटर एनर्जी का जितना रिलेशनशिप है तो वो ये यहाँ पर फिजिक्स में भी कवर हो जाता है। फिर बढ़ते ही इंजीनियरिंग की तरफ। तो इंजीनियरिंग में हमारा फोकस जो होता है वो उन ही प्रिंसिपल को होता है कि वो प्रिंसिपल जो जिस पर हम मशीन डिजाइन करते हैं, इंजन्स को डिजाइन करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, इस गाड़ियां वगैरह बनाते हैं। तो वो अगर आप देखें तो मशीन्स, इंजन, बिल्डिंग्स वगैरह, तो ये भी जो है यहाँ पर भी फिजिक्स का काफी जो है लिंक मतलब मौजूद है, इस कंट्रीब्यूशन मौजूद है कि अगर आपने एक मशीन डिजाइन करना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप फिजिक्स के लॉ वगैरह सीखें। इस तरह इंजन की बात हो जाए तो इंजन में भी जो है फिजिक्स का भी जो है उसमें कंट्रीब्यूशन है कि अगर आपने किसी मशीन और इंजन की एफिशिएंसी बढ़ानी है, ठीक है, या मालूम करनी है, तो वो फिजिक्स की मदद से या फिजिक्स के एप्लीकेशन की मदद से होगा। इस तरह बिल्डिंग्स की स्ट्रक्चर और उसमें अगर आप लाइटनिंग की इफेक्ट पैदा करते हैं, कूलिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, तो वो भी आपको फिजिक्स के लॉज और वहां फिजिक्स के एप्लीकेशन से पता चलेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर इंजन में हीट इंजन आया, मशीन्स किस तरह जो है उसकी एफिशिएंसी टॉपिक है फिजिक्स में, ठीक है। इस तरह बिल्डिंग्स में मैंने बात की कि बिल्डिंग्स में अगर आप उसकी स्ट्रक्चर के बारे में इंजीनियरिंग फील्ड में बताना चाहते हैं और वहां पर बिल्डिंग को उसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आपको थोड़ा बहुत फिजिक्स आता हो, आप एकॉस्टिक के बारे में जानते हो, आप लाइटिंग, कूलिंग और हीटिंग इफेक्ट के बारे में जानते हैं। और ये जो सारे टॉपिक है, कॉस्टिक, लाइटनिंग, इस तरह हीटिंग, कूलिंग, ये सारे टॉपिक जो है ये फिजिक्स में कवर होते हैं, ठीक है। फिर जो हमारा आखिरी वाला फील्ड है वो मेडिकल फील्ड है। तो मेडिकल फील्ड में हमारा क्या काम होता है, उसमें हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं किसी डिजीज वगैरह की, किसी एबनॉर्मेलिटी, इस तरह डायग्नोस करते हैं, इस तरह उसकी ट्रीटमेंट, थेरापी वगैरह। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए के हवाले से यहाँ पर कुछ ये काम होते हैं, इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट। तो ये अगर आप देखें, इन्वेस्टिगेशन आप तब करोगे, डायग्नोसिस आप तब करोगे, ट्रीटमेंट आप तब करोगे जब किसी डिजीज की, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी ह्यूमन बॉडी में जब आपके साथ जो है मतलब इंस्ट्रूमेंट हो। और वही इंस्ट्रूमेंट आपको कौन प्रोवाइड करेगा, फिजिक्स प्रोवाइड। जिस तरह एक्सरेज मशीन है, एमआरआई है, पीईटी स्कैन है, इस तरह और जो है गामा कैमरा वगैरह है, ठीक है। इस तरह रेडियोएक्टिविटी का काफी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है। तो मतलब फिजिक्स का जो है मेडिकल फील्ड में भी काफी जो है कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने लिख लिया एमआरआई स्कैन है, ठीक है। इस तरह पीईटी स्कैन है, इस तरह सीटी स्कैन है, इस तरह गामा मैंने बता दिया, गामा कैमरा उसे कहते हैं, ठीक है।
तो ये अगर आप देखें तो फिजिक्स का हर जगह पर जो है एक कंट्रीब्यूशन रहा है, इसलिए फिजिक्स को हम जो है साइंस में से मेन साइंस उसको मानते हैं। और फिजिक्स असल में है फिजिकल साइंस, और ये हर वो जो साइंस की जितनी भी फील्ड है तो उसका एक रूट। अगला जो हमारा टॉपिक है वो फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी। मतलब कि फिजिक्स क्या चीज है, टेक्नोलॉजी क्या चीज है, इन दोनों का लिंक रिश्ता क्या है, और ये हमारी सोसाइटी पर, हमारी लिविंग लाइफ पर जो है किस तरह असर डालती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फिजिक्स की तरफ। तो फिजिक्स और टेक्नोलॉजी अगर आप देखें तो ये बहुत क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स में हम नॉलेज इकट्ठा करते हैं, किसी चीज के मुतालिक जो है हम नॉलेज गैदर करते हैं, नॉलेज इकट्ठा करते हैं और उसको एक खास तरतीब देते हैं। जिस तरह ये फैन है, तो फैन में जो है मोटर होगा, उसी मोटर के मुतालिक कुछ लॉज होंगे फिजिक्स में, तो वही लॉज जो यहाँ पर हम जो है क्या करेंगे, उनको एक खास तरतीब देंगे कि यहाँ से करंट आएगा, पहले मोटर में आएगा, मोटर हमारा किस तरह होगा, इंटरनल उसमें जो चीजें हैं वही जो है, उन सब इल्म को फिर हम क्या करते हैं, तरतीब देते हैं। अब ये जो इल्म फिजिक्स में इकट्ठा हुआ है किसी चीज के मुतालिक, आपने उसको तरतीब दिया। अब जब आप इसको प्रैक्टिकली यूज करोगे और उसको एक सूरत दोगे, जिस तरह फैन के मुतालिक मैंने आपको बताया कि आपने मोटर के मुतालिक जो है इल्म सीखा, उसको फिर तरतीब दिया। जब आपने मोटर बनाया तो ये मोटर अब क्या हुआ, ये फैन क्या हुआ, आप टेक्नोलॉजी हो गई, क्योंकि आपने उसी इल्म को जो फिजिक्स में आपने इकट्ठा किया था, फिर उसको आपने तरतीब दिया कि ये इस तरह अगर तरतीब में होगा तो तब काम करेगा, नहीं होगा तो फिर उसमें जो है मतलब डिसऑर्डर होगा तो वो फिर काम नहीं करेगा। तो हम टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, वही जो नॉलेज हमने इकट्ठा किया था उसको प्रैक्टिकली यूज करवाते हैं और उसको एक खास जो है प्रैक्टिकल एक शक्ल भी देते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स और टेक्नोलॉजी तकरीबन इतना है कि फिजिक्स में हम नॉलेज इकट्ठा करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। टेक्नोलॉजी क्या चीज है, टेक्नोलॉजी वही इल्म जो हमने इकट्ठा किया था उसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं और उसको एक शक्ल देते हैं, एक सूरत देते हैं। ठीक है, इस तरह हमने यहाँ बताया है, लिखा है कि बेल्डिंग है, बेल्डिंग के मुतालिक हम फिजिक्स में क्या करेंगे, नॉलेज इकट्ठा करेंगे कि बेल्डिंग को किस तरह बनाना है। ठीक है, उसको उसमें क्या क्या चीजें करवानी है, किस तरह लाइटनिंग उसमें आ जाए, किस तरह उसमें हीट की ट्रांसफर हो, किस तरह उसमें कूलिंग इफेक्ट आ जाए, किस तरह जो है एकॉस्टिक उसमें बनानी हो। तो हम फिजिक्स में सिर्फ उसी के मुतालिक लॉस प्रिंसिपल जितनी भी है वो पढ़ेंगे, फिर उसको अगर हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे तो ये टेक्नोलॉजी हो जाएगी। इस तरह मशीन्स की बात करें तो मशीन्स को किस तरह बनाना है और उसकी एफिशिएंसी को किस तरह बढ़ाना है। ठीक है, तो वो तो सिर्फ हमने फिजिक्स में उसी के मुताल्लिक जो है इल्म जो है नॉलेज क्या करनी है, इकट्ठा करनी। फिर अगर हम उसी नॉलेज को प्रैक्टिकल यूज करेंगे तो वही मशीन फिर जो है उसको अगर हम सूरत देंगे, एक शक्ल देंगे, तो वो फिर टेक्नोलॉजी बन जाती है। इस तरह कम्युनिकेशन डिवाइसेस है, मोबाइल वगैरह है। ठीक है, physics provide basic understanding for new inventions and developing new instrument। फिजिक्स की बदौलत जो है हम नए इन्वेंशन करवाते हैं और नई जितनी भी इंस्ट्रूमेंट है जो मेडिकल फील्ड में है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली फील्ड में है या और साइंस की जितनी भी डिसिप्लिन है, वहां पर जितनी भी मशीन वगैरह है, तो उन सब को इन्वेंट करना, उन सब में डेवलपमेंट करवाना किसकी बदौलत है, फिजिक्स की बदौलत है। फिजिक्स की लॉज, फिजिक्स के प्रिंसिपल हमें जो है मतलब इस काबिल बनाती है कि हमने इन्वेंशन करवाए और किसी चीज में मतलब इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, जिस तरह मेडिकल टेक्नोलॉजी का अगर हम बात करें तो एक्सरे मशीन आता है, एक्सरे मशीन में क्या होता है कि हम यहाँ पर एक्सरेज यूज करते हैं। ठीक है, एक एक्सरे जनरेटर होता है इसमें और एक्सरे डिटेक्टर होता है वहां पर। तो हम क्या करते हैं, इंसान की बॉडी को अगर आप एग्जामिन करोगे, उसमें अगर डायग्नोस करोगे किस चीज को, अगर उसमें बोन में कोई फ्रैक्चर वगैरह आया है, ठीक है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं एक्सरेस की बदौलत। फिर दूसरा जो है हमारा सिटी स्कैन है। तो सिटी स्कैन का मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी एक्सरेज यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सरेज जो होंगे उसको हम रोटेटिंग एक्सरेज कहते हैं। ठीक है, रोटेटिंग एक्सरेज ट्यूब्स। ठीक है, एक गोल सा
मशीन होता है और उसके साथ एक बेड होता है। मतलब पेशेंट को उसी बेड पर उसी टेबल पर क्या करते हैं, लिटाते हैं और फिर उसी मशीन में जो है उसको अंदर करवाते हैं और एक्सरे उसके पास होती हैं। लेकिन वहां पर जो एक्सरेज होते हैं वो रोटेटिंग टाइप के होते हैं, वो रोटेट होते हैं। रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब होता है और डिटेक्टर होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक कंप्यूटर होता है और उसी कंप्यूटर से हम इमेजेस क्या करते हैं, कलेक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो सिटी स्कैन किसके लिए यूज होता है, तो सिटी स्कैन भी बोन फ्रैक्चर के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर ये बोन फ्रैक्चर के लिए हुआ और हार्ट डिजीज के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसको डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह और जो कैंसर वाले ट्यूमर होंगे तो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, या इंटरनल अगर कहीं पर क्या हो, ब्लीडिंग हो रही हो तो वहीं पर भी हम सीटी स्कैन का यूज कर सकते हैं। इस तरह जो है ब्लड क्लॉटिंग है अगर है, मतलब कहीं पर जो है ब्लड क्या हुआ है, जम गया है, तो उसी जगह को डायग्नोस और उसकी इन्वेस्टिगेशन सीटी स्कैन पे करवाते हैं, ठीक है। सीटी स्कैन और एक्सरे में एक फर्क तो ये है कि यहाँ पर ये बहुत से सारी यूज के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा वो कि वहां पर जो है हार्ट टिश्यू सिर्फ मतलब उसी की जो है आप डायग्नोसिस करते हैं, यहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू भी इस्तेमाल होता है। फिर आप ये बताओगे कि यहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू किस तरह, मतलब उसी की एग्जामिन करवाते हैं, उसकी डायग्नोसिस कराते हैं, क्योंकि ये तो एक्सरे है और एक्सरे तो सॉफ्ट टिश्यू से पास होता है, तो फिर उसकी इमेज किस तरह बनती है। तो यहाँ पर इस तरह होता है कि पेशेंट को वो इंजेक्ट करवाते हैं आयोडीन वगैरह, तो वो आयोडीन वहां पर जाकर एक्सरेस को क्या करता है, ब्लॉक करवाता है। जिस तरह तो मतलब यहाँ पर हम ब्लड फ्लो की मेजरमेंट या ब्लड क्लॉटिंग या इंटरनल ब्लीडिंग जितनी भी है वो फिर मालूम कर सकते हैं। फिर हमारा अगला जो है एमआरआई स्कैन है। एमआरआई स्कैन का मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यहाँ पर क्या यूज होता है, यहाँ पर तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसके साथ साथ मैग्नेटिक ग्रेडियंट होते हैं, मैग्नेटिक ग्रेडियंट कहते हैं उसके लिए। और तीसरा जो यहां पर यूज होगा वो रेडियो वेव्स होंगे, ठीक है। हम यहां पर रेडियो वेव्स की बात है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फील्ड होता है, वही उसी तरह एक गोल सा मशीन होता है और एक बेड होता है या एक टेबल होता है। पेशेंट को उस पर लिटाते हैं और फिर उसी मशीन के अंदर उसको ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड की बात है और रेडियो वेव्स की बात है, ठीक है। एमआरआई स्कैन किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये भी जो है बोन वगैरह या हार्ट डिजीज के लिए ज्यादातर इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है मतलब जो डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर इन स्पाइनल कार्ड या ब्रेन में, ठीक है, स्पाइनल कार्ड एंड इस तरह जो है ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर भी उसी की भी जो है आप डायग्नोसिस यहां पर कर सकते हैं। अगला जो है वो पीईटी स्कैन है। पीईटी स्कैन का मतलब पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। तो ये भी इसी तरह का एक मेडिकल टेक्नोलॉजी है, इसी पर भी हम डायग्नोसिस करते हैं। जिस तरह एक्सरे में डायग्नोसिस होती है तो मतलब बोन फ्रैक्चर की डायग्नोसिस, फिर सीटी स्कैन में ये तरह के जो है कुछ बोन फ्रैक्चर, हार्ट डिजीज, कैंसर ट्यूमर, इंटरनल ब्लीडिंग और ब्लड क्लॉटिंग जो है ये सारे डायग्नोसिस होते हैं, हम मालूम करते हैं। एमआरआई स्कैन में भी बहुत सारे और हैं, हमने कुछ लिखे हैं, हार्ट डिजीज डिसऑर्डर, स्पाइनल कार्ड में अगर डिसऑर्डर है, ब्रेन में है, या ब्रेस्ट कैंसर है, या कहीं और पर ट्यूमर वगैरह है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर हम डायग्नोस करते हैं। इस तरह यहाँ पर भी ये डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है कि यहाँ पर तो एक्सरे, सिटी स्कैन और एक्सरे मशीन में एक्सरे की बात आ रही थी, उसी की मदद से ये सब कुछ हो रहा था। और जो एमआरआई स्कैन था उसमें रेडियो वेव्स और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम ये सारी डायग्नोसिस करते हैं। लेकिन पीईटी स्कैन में क्या होता है, यहाँ पर जो है गामा रेज होती हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पेशेंट को रेडियो ट्रेसर देते हैं, ठीक है। रेडियो ट्रेसर का मतलब यहाँ पर है कि एक तरह का
ये इस्तेमाल होता है FDG। FDG का मतलब होता है फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोस, ठीक है। तो पेशेंट को ये देते हैं या इंजेक्शन के मदद से या वैसे खुराक में, तो वो क्या होता है, वो फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोस वही एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक जगह पर इंटरनल ऑर्गन में जाता है और वहां पर जो मसला हो तो वहां से फिर इसी रेडियो ट्रेसर इसी से क्या होते हैं, इसी से रेज निकलती है और वो जो रेज होते हैं वो गेमा रेज होती है, ठीक है। और वही गेमा रेज उसके लिए बाहर एक डिटेक्टर होता है, वो उसको डिटेक्ट करता है और कंप्यूटर या स्क्रीन में उसी की इमेज हमें पता चलती है। पीटी स्कैन किस लिए यूज होता है, तो पीटी स्कैन के यूजेस ये हैं कि ये भी जो है डिसऑर्डर के लिए इस्तेमाल होता है, डिसऑर्डर इन ब्रेन, ठीक है, या स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट डिजीजेस, ठीक है, हार्ट डिजीजेस, कैंसर डिजीजेस, ठीक है। तो इन सब के लिए ये भी इस्तेमाल होता है, लेकिन टेक्निक इससे थोड़ा मतलब अलग है, चेंज है। वहां पर जो है गेमा रेस की बात है और ये है कि रेडियो ट्रेसर इस्तेमाल होते हैं। रेडियो ट्रेसर का मतलब एक तरह का जो है ये केमिकल देते हैं FDG, ठीक है, फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोस, ये खुराक में देते हैं या इंजेक्शन की मदद से। तो ये चीज उसी पेशेंट के अंदर जाती है जहां पर मसला हो। अगर आपने मालूम करना है तो वहां पर ये जाके फिर ये वहां से जो है रेज खारिज करवाती है और वो जो रेज होते हैं वो गेमा रेज होते हैं। तो फिर वो मशीन होता है, कंप्यूटर होता है, उसमें एक डिटेक्टर होता है, वही रेज वहां से उसको डिटेक्ट करवाते हैं और जो सारी जो मतलब डायग्नोसिस जितनी भी वहां पर उसकी मतलब प्रोसीजर है तो वो फिर उनकी मदद से जो है उसी की इन्वेस्टिगेशन कर पाते हैं। अगर हम बड़े इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरह, ये तो मेडिकल टेक्नोलॉजी की बात थी, कुछ हम नहीं लिखा। अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो वहां पर भी फिजिक्स की काफी जो है कंट्रीब्यूशन है। इस तरह की मोबाइल की मैं अगर बात करूं तो मोबाइल जो है आपको पता है मोबाइल के अंदर सर्किट होता है, वही सर्किट उसमें जो है आईसीज होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं और वही सर्किट जो है वो मतलब फिजिक्स से आए हैं। उसमें अगर आप मोबाइल में देखें तो आजकल 3G 4G चल रहा है और मोबाइल पर अगर हम कम्युनिकेशन वगैरह कर रहे हैं तो ये भी रेस की मदद से मोबाइल वाले जो रेज होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज मतलब रेडियो वेव्स होते हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स होते हैं। तो रेडियो वेव्स की मदद से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन कर पाते हैं। ये जो आजकल इंटरनेट वगैरह है तो ये सारी इसी वेव्स पर चलती है, ठीक है। तो मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मोबाइल है, टेलीफोन है या इंटरनेट वगैरह है, तो उसमें भी जो है फिजिक्स की काफी कंट्रीब्यूशन है। अगला जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक आजकल नई टेक्नोलॉजी है होलोग्राम टेक्नोलॉजी। होलोग्राम टेक्नोलॉजी क्या होती है, आप अक्सर मूवीज देखते हैं मोबाइल में तो वो आपको मतलब मोबाइल के अंदर जो है मतलब 2D में नजर आ रही है। होलोग्राम इस तरह की एक टेक्नोलॉजी है कि ये फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन की मदद से फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन एक फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन होती है, मतलब कि उस डिवाइस से लाइट बाहर आती है और वो जो मूवीज वो जो वीडियोस आप देखते हैं उसको आप किस फॉर्म में देख पाते हो, 3D में, मतलब रियल में। इस तरह होता है कि आप उसको रियल में देख रहे हो, ठीक है। तो होलोग्राम टेक्नोलॉजी वही है कि आपके मोबाइल में तो वीडियो चल रही है, ये अगर टेक्नोलॉजी आपकी मोबाइल या किसी सिस्टम में है तो वो जो वीडियोस है वो बाहर 3D में आपको फिर नजर आएगा। वीडियो में अगर कोई मसला हो या जहां पर टॉपिक में अगर कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।